सबसे पहले हम खबर आपको दें, इमरान फारूक कत्ल केस में तीनों मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुअज़्ज़म अली, खालिद शमीम, मोहसिन अली को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मुजरिमों को 10-10 लाख रुपए हर्जाना भी मकतूल के वर्सा को अदा करने का हुक्म दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, इमरान फारूक कत्ल केस में तीनों मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इस पर बात करेंगे, एहतशाम कियानी हमारे साथ होंगे। एहतशाम बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही। देखिए हैदर, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज शाहरुख अर्जमद ने आज ये अहम फैसला सुनाया है और डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के तीनों मुलजमान जो कि अब मुजरमान साबित हो चुके हैं, उन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जब फैसला सुनाते वक्त जज शाहरुख अर्जमद ने यह करार दिया कि तीनों जो मुलजमान थे उनके खिलाफ इस्तगासा अपना केस मुकम्मल तौर पर साबित कर चुका है और अब तीनों चूँकि मुजरिम करार दिए जाते हैं, इसलिए उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ये भी हुक्म दिया अदालत ने कि तीनों मुजरमान जिसमें मोहसिन अली, मुअज़्ज़म अली और खालिद शमीम शामिल हैं, तीनों डॉक्टर इमरान फारूक के वरसा जो हैं उनको 10-10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर अदा करेंगे। अदालत ने तीनों मुलजमान को जुर्म साबित होने के बावजूद उम्र कैद की सज़ा सुनाई, चूँकि ये केस जो था बरतानिया में ये कत्ल हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान में ये केस चला, तो इसके जो शवाहिद थे वो बरतानिया में मौजूद थे और बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को वो शवाहिद पेश किए, फराहम किए और इस हवाले से उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर तीनों मुलजमान के खिलाफ केस साबित भी हो जाता है तो उनको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। उस पर अमल करते हुए जब पाकिस्तानी हुकूमत ने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए, FIA ने वो शवाहिद अदालत में पेश किए और उसके साथ ही जो गवाहान थे बरतानवी गवाहान, उनके बयानात कलमबंद किए गए। उसके बाद अदालत नतीजा खेज मोड़ पर पहुंची और उसके बाद 21 मई को यह फैसला महफूज कर लिया गया था और उसके लिए ये तारीख भी मुकर्रर कर दी गई थी और आज ये फैसला सुनाया गया है और अदालत ने तीनों जो इस जुर्म के मुजरिमान हैं उन तीनों को सजाए मौत उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। सजाए मौत नहीं सुनाई गई जुर्म साबित होने के बावजूद और उनको 10-10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया गया है। जी ठीक है, एहतशाम कियानी, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत ने BNP मैंगल को मनाने का फैसला कर लिया है। जल्द हुकूमती वफ्द सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात करेगा। तो अख्तर मैंगल जिन्होंने वाज़ेह तौर पर बाकायदा ऐलान किया असम्बली में कि मैंने हुकूमत से जो है वो अलहदगी इख्तियार करने का बाकायदा ऐलान करता हूं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने BNP मैंगल को मनाने का फैसला कर लिया है। इरफान मलिक हमारे साथ होंगे, तफसीलात उनसे जानेंगे। इरफान बताएगा किस तरह मनाया जाएगा और किस किस को मुख्तस किया गया मनाने के लिए। देखिए, हुकूमत को बड़ी परेशानी है। अख्तर मैंगल ने कल जो कौमी असम्बली में ऐलान किया उसके बाद हुकूमत का सुकून जरूर खराब हुआ और अब ये फैसला किया गया है कि एक आला सतही वफ्द भेजा जाएगा अख्तर मैंगल के पास और उनसे कोशिश की जाएगी कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए। खुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से जो उनके मुतालबात थे, हुकूमत कोशिश करेगी कि उस पर अब तक जो पेशरफ्त हुई है अख्तर मैंगल को उन पर एतमाद में लिया जाए और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो हुकूमती इत्तेहाद न छोड़े। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज शिबली फराज जो के वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनका भी BNP मैंगल की क़यादत से रब्ता हुआ था और उन्होंने भी इस हवाले से इब्तदाई बातचीत की थी। लेकिन अब हुकूमत एक आला सतही वफ्द भेजने का इरादा कर रही है जो कोशिश करेगा ये वफ्द के अख्तर मैंगल के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सके और बलूचिस्तान के हवाले से जो उनके जो नुकात थे, जो उनकी डिमांड थी, उन पर हुकूमत की तरफ से जो पेशरफ्त हुई है उस पर भी उनको एतमाद में लिया जाए। साथ साथ जो बजट चल रहा है इस हवाले से भी हुकूमत की मुशावरत कर रही है कि अख्तर मैंगल के जो मुतालबात बजट के हवाले से हैं उनको भी पूरा किया जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि सीपेक के फेज 1 माहिदों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। मुआहिदे से नई सरमायाकारी आएगी। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रहा है। वो टेक्सला में HMC चीनी कंपनियों के मुआहिदे की तकरीब से खिताब कर रहे थे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक our iron brotherhood and also reflection of the desire of both leaderships ever since our creations to translate our warm relationship into economic integration and mutual benefit. We are coming to end of CPEC phase 1. The direction is continue each and every project, fast pace and complete them as soon as possible. Iron brother China, who are taking so much interest and are here today with new investment, and I can see the scope of cooperation is so broad that we
पीटीआई के एमपीए ख्वाजा दाऊद सुलेमानी वजीर आला पंजाब से नाराज। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी समेत पीटीआई के 20 एमपीएस ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए। फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम समेत दीगर मामलात पर वजीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर सामने आ गए। एमपीए ख्वाजा दाऊद सुलेमानी का कहना है कि वजीर आला पंजाब सारा फंड सिर्फ अपने आबाई इलाके बार्थी में लगाते हैं। इसी हवाले से पीटीआई के नाराज एमपीए ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब ने हमसे गुफ्तगू की थी कुछ देर पहले। उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। सरदार उस्मान खान को अपने अजीजों को छोड़कर उनको सपोर्ट किया था पीटीआई की वजह से। वो कोई पीटीआई के विजन पे काम नहीं कर रहा। हम इमरान खान के साथ हैं क्योंकि उसकी ज्यादती ये है कि मेरे हल्के में वो हुआ सब तहसील मैंने 93 में बनी, उसकी आबादी कम अज कम मेरे ख्याल में 1 लाख के ऊपर है। वहाँ मैंने कहा उसको तहसील बनाओ, इसने उसको तहसील नहीं बनाया। भारती में जहाँ 40 घर है उसको तहसील बना दिया। मेरा भारती से झगड़ा नहीं है क्योंकि मैंने इनको कहा है कि अगर आपके हल्के वालों ने पीटीआई को वोट दिया है तो मेरे हल्के वालों ने पीटीआई को वोट दिया है। आप अपने बुज़दारों को खुश करने के लिए, कमीशन खिलाने के लिए वहां काम कर रहे हैं। वहां 57 अरब रुपया इस बंदे ने लगा दिया है, जबकि हमारे इलाके में 1 पैसे का काम नहीं हुआ। आज हमारा सारा तमाम ग्रुप सुपरमेसी पार्लियामेंटेरियन उसके पास गया हुआ है। अगर वो हमारी बात मानता है तो ठीक, नहीं तो जुल्फी बुखारी साहब से हमारी बात हो गई है, उससे भी हमारी मुलाकात होगी। हमने इमरान खान के पास भी जाना है। इस तरह काम नहीं चलेगा। बराह रास्त कराची लिए चलते हैं जहां वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 5.5 अरब से 3.9 अरब रुपए वो खरब रुपए कलेक्ट करेंगे। अब बिल्कुल जी कोरोना है, कोरोना की वजह से शॉर्टफॉल आए हैं। मैंने एक छोटा सा एनालिसिस कि हर चीज़ को कोरोना पे डाल देना, अपनी नाअहली एफपीआर की अपनी शॉर्टकमिंग्स, फेडरल गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स को कोरोना पे डाल देना मुनासिब नहीं है। इसलिए कि उस वक्त आप साफ़ी हजरात हैं, आप चैनल्स पे काम करते हैं, जिस वक्त सख्त ज़रूरत है, ख़ास तौर पे कोरोना में आप लोगों की ये फ़र्ज़ है और आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों तक सही बात पहुँचाएँ। उस वक्त अगर आप अपना काम छोड़ दें और कहें जी कोरोना है तो मजीद नुकसान होगा। इस वक्त भी उन्होंने अपना काम किया नहीं। और मैं ये थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, 9 महीने की जो कलेक्शन थी मार्च 2020 तक, यानी जुलाई से मार्च, 9 महीने की कलेक्शन, 9 महीने में तो कोई कोरोना नहीं था ना। इनकी जो कलेक्शन थी वो कोई 3 अरब से कुछ ऊपर थी, 3 खरब, अरब और खरबों में मैं 3.1 ट्रिलियन या कुछ थी। अगर पिछले साल के 3 महीने में जो उन्होंने कलेक्ट किया था उसको 50% भी बढ़ा दें, यानी वो इतनी, जबकि पहले 9 महीनों की जो इनकी एफिशिएंसी थी वो 12-13% थी, पिछले साल से ज्यादा उन्होंने अपनी की थी। अगर वो आप 50% भी कहेंगे बड़ी तेज आखिरी 3 महीने में हो गई, तब भी ये 4.4 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं जाते। तो कोरोना की वजह से अगर नुकसान हुआ है तो 400 या 500 अरब का मैं मानता हूं, लेकिन उसके अलावा जो इनएफिशिएंसी है वो फेडरल गवर्नमेंट की है और उसको भुगतना पड़ता है सूबों को, इस इनएफिशिएंसी को। खैर, ये बड़ा इसी वजह से हमें जो 761 अरब रुपए मिलने थे एफपीआर से, उसकी जगह हमें कहा गया है कि 535 अरब रुपए मिलेंगे। टोटल हमें कहा गया है कि आपको 606 अरब रुपए मिलेंगे फेडरल गवर्नमेंट से इस साल, जो कि 835 अरब थे, यानी 229 अरब रुपए कम। 200, मैं इसको 229 अरब रुपए का डाका नहीं कहूं तो क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आती कि और क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपकी अपनी इनएफिशिएंसीज की वजह से। लेकिन अभी तक हमें कल कितने हसन 525 पहले मिले थे, कल कितने आए थे 28। हम आज अभी एक किस्त और आनी है जो 30 जून को आएगी, 525 और 28 हुए 553, 553 अरब अभी तक हमें मिले हैं 606 अरब में से।
और ये आखिरी 28 अरब रुपए कल मिले हमें। अब 606 में से ये निकाल दें तो अभी 53 अरब रुपए इन्होंने हमें देने हैं अगर 606 का टारगेट पूरा करना है। अल्लाह करे 30 जून को तो नहीं पता, 30 जून को पता चल जाएगा लेट आवर्स में। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो शायद ना करूं, लेकिन मैं आपको कन्वे जरूर कर दूंगा कि पैसे कितने आए। ये इनके नजर आ रही है नाअहली, पता चल रही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपनी कल बजट स्पीच में कहा था और पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2017-18 में जब पिछली हुकूमत थी, ये हुकूमत नहीं आई थी, उस वक्त 5.8% जीडीपी ग्रोथ। ये जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी उतने टैक्सेस ग्रो करेंगे, उतनी आपको जो है ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो हुकूमत भी ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे उनको। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की थी 5.8% पे, ये थी पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के ज़माने की बात है। जब साल ख़त्म हुआ उन्होंने उसको रिवाइज डाउन किया 5.2% पे, 5.8 से 5.2% पे, और जो एक्चुअल नंबर वो भी 5.2% आया जो उन्होंने एस्टिमेट किया था। नॉर्मली होता है ऐसे ही है, थोड़े बहुत 2-4% का, यानी 2-4% ऑफ द 5.2 मैं कह रहा हूँ, फ़र्क कभी कभी आ जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आता। माशाल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, ग्रोथ 6.2% पे पिच की थी। ये की ज़रूर पिछली हुकूमत नहीं थी। जब 5.2 उन्होंने अचीव कर लिया, उससे एक साल पहले 4.5% था गालिबन, मुझे सही नंबर याद नहीं है। 5.2 जब अचीव कर लिया तो आप ज़रूर कहेंगे ना बढ़ाऊँ मैं। 6.2 उन्होंने छोड़ के गए, एक पीटीआई की हुकूमत आ गई। आज से एक साल पहले जब बजट आया, बजट से पहले इकोनॉमिक रिपोर्ट आती है ना, एक दिन पहले वो करते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। उसमें पिछले साल उन्होंने कहा, ये साल नहीं, 2019 के मई या जून के किसी टाइम पे आई होगी रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि जी 6.2 नहीं, पिछली हुकूमत ने हमारे पीछे ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अभी कहानी जो ख़त्म ना ख़त्म होने वाली कहानी। एक कह रहे हैं कि बॉम्बशेल गिरा जब साल बाद तकरीबन, उन्होंने कहा जो पिछले साल के हमने जो आपको कहे थे 3.3%, 3.29% थी टू बी एग्जैक्ट ग्रोथ, वो अब असल में हमने नंबर दोबारा देखे तो वो 1.9% है। 1.9% की ग्रोथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एफबीआर ने पिछले साल से कम रेवेन्यू कमाया। यह पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। और वो 2018-19 में ना कोई फ्लड आया, ना कोई और ऐसी आफत, कुदरती आफत आई, नॉर्मल ईयर था। लेकिन इनकी नाअहली की वजह से वो 1.9% रहा। इस साल इन्होंने 4% की एस्टिमेट की थी ग्रोथ की, और इस साल एस्टिमेट की 4% की ग्रोथ उन्होंने अभी रिवाइज की है। और अब तो कोरोना मिल गया ना उनको, अपनी नाअहली का बोझ किसी और पे डालने के लिए। वो -0.4%, -0.4% ग्रोथ। मैंने एनईसी की मीटिंग में आप लोगों से भी बताया था कि मैंने कहा कि जी मुझे लगता है आपका ये नंबर भी गलत है। आप इतने नाअहल हैं कि जब आप एक नॉर्मल ईयर में जब कुछ भी नहीं था तो आप अपने टारगेट जो 6.2% था उसका 1/3 भी नहीं कर सके पूरा। तो ये नंबर मुझे दुरुस्त नहीं लगता।
और देखें सूबों के पास वो वसाइल नहीं है कि वो जीडीपी कैलकुलेट करें, वो सारे फिगर्स बाकी सूबों से नहीं मिलते, ग्रोथ कैलकुलेट करें, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज करती हैं, उनका काम है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल यानी ये जो रवा माली साल है जो 31 जून को ख़त्म होगा, जिस पे -0.4% उन्होंने एस्टिमेट किया है, उसकी जगह पे आपकी होगी -2.6%। अब मैं किस नंबर पे बिलीव करूं? और बाकी जो नंबर आ रहे हैं, जो आपकी 5.5 ट्रिलियन से आप 3.9 ट्रिलियन कह रहे हैं कि आपकी एफबीआर की रेवेन्यूज होंगी, तो ये दुरुस्त लगते हैं नंबर्स। जब मैंने ये बात एनईसी में कही थी तो मुझे कहा कि जी वर्ल्ड बैंक के पास अपने नंबर नहीं होते, वर्ल्ड बैंक भी डेटा हमसे लेती है और फिर निकालती। मैंने कहा अगर डेटा भी आपसे लेती है, कोई डेटा खुद से नहीं हासिल करती, फिर तो आपके कैलकुलेशन का तरीका गलत है। यहाँ तो गलत है, यहाँ हम जानबूझ के गलत बता रहे, सिर्फ लोगों को नए पाकिस्तान की उम्मीद दिलाने के लिए। ये मैंने एनईसी में कहा और मैंने कहा था मेहरबानी करके मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जब मिनट्स आएंगे ये रिकॉर्डेड होगा, नहीं तो मैं ये पब्लिकली कह चुका हूँ और ये कोई डिनाई कर दे ये बात कि जी मैंने ये चीज़ नहीं कही है। अगले साल इन्होंने 2.1% ग्रोथ रखी है अगले माली साल में। मेरा ख्याल है कि ये नंबर दुरुस्त नहीं है, ये एस्टिमेट सही नहीं है। पिछले साल तो सिर्फ 3 महीने कोरोना का इफेक्ट था और 12 महीने इनकी नाअहली का इफेक्ट था। अगले साल एक चीज तो कंफर्म है कि 12 महीने इनकी नाअहली का इफेक्ट तो हम बर्दाश्त करेंगे। कोरोना कितना जाता है आगे उसका इस वक्त हमें पता नहीं। तो कम से कम ये फैक्टर करके अपनी नाअहली, और फिर ठीक है कोरोना की वजह से तकलीफ और प्रॉब्लम्स आए, उनको भी साथ मिला के ये नंबर रिवाइज करें। वर्ल्ड बैंक ने अगले साल ये -0.2% ग्रोथ की बात की है, जो उनकी स्टडी है पूरी, वो मैंने ये भी बताई थी एनईसी की मीटिंग में, और ये उन्होंने फिर भी उसको 2.1% पे अगले साल की एस्टिमेट बनाए और अपने सारे नंबर इस 2.1% ग्रोथ पे रखे हैं। अब हम भी मजबूर हैं कि वो नंबर जो देते हैं हमें, अगले साल के लिए हमें कहा जा रहा है 760 अरब रुपए आपको मिलेंगे। हमें तो वो जो कह रहे हैं कि जी मिलेंगे, हम उसी पे बजट बनाए। उस बजट की बनाने की वजह से, ये नंबर की वजह से, और बड़ी अगेन हैरत की बात थी, मैंने खुद नहीं सुना, मैं इसलिए आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, मुझे किसी ने कहा कि वफाकी मुशीर ख़जाना ने अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए जो मुझे कहा गया है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है कि जी हमने ये नंबर दिए, बाकी सूबों की मर्जी है कि जैसे वो बजट बनाए, अपना सूबे सोच समझ के बजट बनाए। हमने उनकी बात पे यकीन किया और थोड़ा सोच समझ के बजट बनाया है। हमने बजट की, मैंने जो मेन आपको नंबर्स में दे देता हूँ कि टोटल हमारी जो रिसीट्स हैं 1,222,746 मिलियन है, टोटल खर्चा 1,241,125 मिलियन है, और डेफिसिट 18.4 बिलियन के करीब का हमारा इस वक्त एस्टिमेट है। जो मैं आपको और कुछ नंबर्स दे देता हूँ ताकि मिल जाए। इसमें जो हमारा करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 968 बिलियन है, करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर 39 बिलियन है, और टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगले साल के लिए 232.943, तकरीबन 233 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट हमने रखा है। मैं डेवलपमेंट बजट के बारे में बता दूंगा, और फिर एक चीज़ आपको, और जो हमारे कोविड के हवाले से स्टेप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा।
अगले साल 232 अरब रुपए जैसे मैंने आपको बताया रखा है, जिसमें से 155 अरब रुपए प्रोविंशियल एडीपी है, 15 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी है। ये 170 अरब रुपए की प्रोविंशियल एडीपी है टोटल समझे। और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस जो हमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी बैनुल अक़वामी इदारों से हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में फंडिंग होती है, उसका एस्टिमेट 54.6 बिलियन है अगले साल के लिए। और फेडरल ग्रांट्स 8.3 बिलियन की हैं अगले साल जो हमने एस्टिमेट की हैं। टोटल ये जैसे मैंने बताया 232.943 जो है बिलियन है डेवलपमेंट बजट। अच्छा, मैं अब बड़ा मुश्किल था, इस साल हमारा डेवलपमेंट बजट था 284 बिलियन, अगले साल हमने कम करना पड़ा है। और इस साल जब हमारी ये बजट कम हुआ तो ऑब्वियसली काफ़ी स्कीम्स इनकम्प्लीट रह गई, इसलिए हमने अगले साल के लिए एक पॉलिसी बनाई है कि जो स्कीम्स कंप्लीट होने वाली हैं उनका नंबर है 700 ऑन गोइंग स्कीम्स जो कंप्लीट होंगी इंशाल्लाह ताला अगले साल, उनको अश्योर किया है कि फुल फंडिंग मिले, ये डाला हुआ है। फिर हमने कहा है कि जी उसके अलावा जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उनको जो इस साल फंडिंग थी उसका 50% मिलेगा। और फिर पिछले साल जो तकरीबन 650 के करीब, उससे थोड़ा कम 595 + 59 ये बन जाता है 644 स्कीम्स टोटल, ये न्यू स्कीम्स के तहत आई थी। इनको हम फंड करेंगे, इनमें से कुछ अनअप्रूव्ड भी रह गई इस साल, लेकिन हमने कोई स्कीम निकाली नहीं बजट बुक से, हमने वो सारी कंटिन्यू की और उनको 25% और कुछ केसेस पे उससे कम फंडिंग। नॉर्मली तो हमारी पॉलिसी है कि 25% से कम ना करें, लेकिन ये एक ऐसा साल आ गया है कि हमें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त कराची में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप मुलाहिजा कर रहे थे, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में हुकूमती वकील फरूक नसीम के दलाइल जारी हैं। फरूक नसीम का कहना है कि तशद्दुद के बगैर हासिल मवाद काबिल कबूल दस्तावेज है। बरतानिया में जासूसी और छुपकर तस्वीर बनाने को काबिल कबूल शवाहिद करार दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन आजादाना नकलो हरकत, वकार, जाती इज्जत और तकरीम का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इन जायदादों को ढूंढने के इख्तियारात कहाँ से लिए गए? सवाल यह है कि किस तरह से पता चला कि लंदन में जायदादें हैं। आओ जायदादें ढूंढें, आओ जायदादें ढूंढने का इख्तियार कहां से हासिल किया गया? जस्टिस काजी फायज ईसा केस में हुकूमती वकील फरूक नसीम के दलाइल जारी हैं। फरूक नसीम का कहना है कि तशद्दुद के बगैर हासिल मवाद काबिल कबूल दस्तावेज है। बरतानिया में जासूसी और छुप कर तस्वीर बनाने को काबिल कबूल शवाहिद करार दिया गया। वतन के शहीदों को 24 न्यूज का सलाम। सवाबी के गांव शेवा में ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान अख्तर अली की आज नवी बरसी मनाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अनवारुल हक से। जी अनवार, बताइएगा। मौजूद हूँ सवाबी के गांव शेवा में, जहां पर मैं आज हूँ शहीद अख्तर अली के वालिद साहब के पास। उनकी आज बरसी मनाई जा रही है। शहीद अख्तर 2011 में शहीद हुए थे। उनके वालिद साहब से बैठा हूँ, उनसे पूछता हूँ कि वो कैसे महसूस करते हैं, क्योंकि उनको फ़ख्र हासिल है कि वो शहीद के वालिद साहब है। मैं भी इस पर पहर करता हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे मुँह से बिल्कुल ये निकला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये भी बड़ी पहाड़ का बात है। बिल्कुल, जिस तरह जी आपने सुन लिया कि शहीद के वालिद साहब यही कह रहे हैं कि उनको बहुत शौक था कि मैं भी जाऊँ और पाक फौज में अपने वतन के लिए शहीद हो जाऊँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।